हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। हम आज के वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए जो उनका हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज अपने वीडियो में करने वाले हैं। क्लास 12th का हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं सारे बच्चों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो सब इसे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि महाजनपद एक्चुअली में थे कौन, क्या थे महाजनपद। महाजनपद उस इकाई को या उन लोगों को कहा जाता था जो राज्य और प्रशासन को संभाला करते थे, उसे नियंत्रण में रखते थे। तो वो कह रहा है कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। अब क्योंकि ये लोग पूरा राज्य संभाल रहे होते थे तो सबसे ऊपर तो राजा होता ही था, उसने अपने नीचे महाजनपदों को रखा हुआ था कि वो पूरे राज्य के व्यवस्था पर, कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखेंगे। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। लेकिन अब वो तो बता रहा है कि ज़्यादातर महाजनपद जो थे, जो देश थे, वहाँ पर राजा ही शासन करता था। लेकिन गण और संघ के नाम से कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर कई लोगों का समूह जो था वो शासन करता था, राजा शासन नहीं करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब मान लीजिए कि 5 व्यक्तियों का कोई समूह अगर किसी देश पर राज्य करता है तो वो पाँचों के पाँचों राजा होते थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे, यानी कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो थे वो इन्हीं गणों में आते थे जहाँ पर एक राजा नहीं था बल्कि कुछ लोगों का समूह जो था वो राजा हुआ करता था। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। वो कह रहा है कि ऐसा, अब जैसे उसने यहाँ पर महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर का गण बता दिया, इसी तरह से एक वज्जी संघ करके था। वो जो राज्य था वहाँ पर कुछ राज्यों में भूमि सहित, मानी के भूमि और उसके अलावा जितने भी आर्थिक स्रोत थे, जो पैसा कमाने के स्रोत थे, जो व्यापार वाणिज्य था वहाँ का, उस पर नियंत्रण कौन रखता था? उन्हीं सामूहिक राजा, उसे क्या कहा जाता था? राजा गण सामूहिक। ठीक है, राजा गण क्या है? राजा गण मतलब कि एक राजा नहीं है, कुछ लोगों का समूह जो है वो राजा है। वो सामूहिक नियंत्रण यानी कि ग्रुप में नियंत्रण रखते थे, एक साथ नियंत्रण रखते थे पूरा का पूरा। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्रोत नहीं हैं कि जिसकी वजह से ये पता लग सके कि भाई राज्यों की और डिटेल क्या थी, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जा सकता है, जो प्राप्त स्रोत हैं उनके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि इन राज्यों ने भी लगभग 1000 साल तक राज किया था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, ठीक है, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। यानी कि हर एक जो महाजनपद की जो इकाई है, जो राज्य को नियंत्रण करते हैं, उनकी सबकी एक राजधानी होती थी और जिसको एक किले द्वारा घेर दिया जाता था। किलाबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेना और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। अब ऐसी राजधानी है जिसे किले से बंद कर दिया गया है, अब उसको रखना है, उसकी मेंटेन करना है, देखभाल करनी है वहाँ पर। और वहाँ पर जो प्रारंभिक सेना है और नौकरशाही है, नौकरशाही मतलब वहाँ पर काम करने वाले लोग, नौकर चाकर हो गए, वहाँ पर मंत्री हो गए, छोटे छोटे मंत्री हो गए, तो जितनी भी नौकरशाही यानी कि वहाँ पे काम करने वाले जितने लोग थे और वहाँ पर जितनी भी सेना रखी गई थी, उन सब के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी, यानी कि पैसा चाहिए होता था। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी। ठीक है, ये बता रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने क्या किया? संस्कृत में धर्मशास्त्र लिखने शुरू कर दिए। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। अब वो कह रहा है कि जब उन्होंने धर्मशास्त्र लिखे तो उन्होंने क्या रूल बना दिया? उन्होंने हर एक वर्ग के लिए, हर एक बात के लिए कुछ रूल बना दिए और ये लोगों से अपेक्षा, मतलब कि उम्मीद की कि जो भी शासक होगा, यानी कि जो भी राज करेगा उनके राज्य पर, वो क्षत्रिय वर्ण से ही होना चाहिए। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर यानी कि टैक्स और भेंट वसूलना होता था। यानी कि शासक जितने भी वहाँ होते थे उनका क्या काम था? किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से वहाँ से टैक्स लेना है उनसे, और तोहफे लेने हैं, भेंट लेनी है। क्या वनवासियों, चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? अब वो कह रहा है कि जो जंगल में रहते थे या फिर जो चरवाए थे, पशु चराते थे, क्या उनसे भी टैक्स लिया जाता था?
वो कह रहा है कि हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। अब वो कह रहा है कि हमें तो इतना पता चला है कि पैसा जुटाने का एक वैध उपाय मतलब कि लीगल उपाय यानी कि कानून के अंदर माना जाने वाला कौन सा उपाय था कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करो और वहां से धन लूट लो। इसको भी लीगल मतलब कि कानूनी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। धीरे धीरे बाकी राज्यों ने क्या किया, अपनी स्थायी सेना बना ली और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया, मतलब कि पूरा स्टाफ तैयार कर लिया उन्होंने। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर रहते थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। बाकी राज्य क्या थे, वो सहायक सेना पर निर्भर रहते थे, मतलब कि वो प्रॉपरली सेना नहीं थी, जिसे प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं थी, उसे किसान वर्ग से चुन लिया जाता था और उसे सेना में भर्ती कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार और संघर्षों का वर्णन करो। वो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार वाणिज्य क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, लोथल आदि नगरों की समृद्धि का प्रमुख स्रोत व्यापार और वाणिज्य था। यानी कि उस टाइम पे जो भी सभ्यता है, हड़प्पा मोहेंजोदड़ो की जो सभ्यता थी, वहां पर पैसा कमाने का, ठीक है, व्यापार करने, पैसा कमाने का, जिस किसी भी तरह से पैसा का राज्य में आने का क्या स्रोत था, केवल व्यापार और वाणिज्य। ये सारे व्यापार भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विदेशों से जल स्थल दोनों मार्गों से हुआ करते थे। अब ये हड़प्पा संस्कृति वाले मेनली किससे व्यापार करते थे, भारत से करते थे और अलग अलग तरह से करते थे, बाकी विदेशों से भी करते थे। और किस तरह से, दोनों से, जल से भी और स्थल से भी, मतलब कि पानी के द्वारा भी व्यापार किया जाता था और जमीन पर भी व्यापार किया जाता था। वास्तव में व्यापार के बिना ना तो सुमेर की सभ्यता का विकास होता और ना ही सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में कच्चे माल और प्राकृतिक संपदा का अभाव है। वो कह रहा है कि अगर व्यापार वो नहीं करते, मतलब कि लेन देन नहीं करते, तो सुमेर की सभ्यता का विकास नहीं हो सकता था और सिंधु घाटी सभ्यता का भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में ना ही कच्चा माल था और ना ही प्राकृतिक संपदा थी। यदि व्यापारिक संगठन की बात की जाए तो निश्चय ही इतनी दूर के देशों से बड़े पैमाने पर इतने देशों से व्यापार हेतु अच्छा व्यापारिक संगठन रहा होगा। वो कहना चाह रहा है कि जितना भी हमें पता चला है, उस ज्ञात स्रोतों के मामले पर हम कह सकते हैं कि व्यापारिक संगठन की अगर हम बात करें तो इतनी दूर के देशों पर इतने बड़े पैमाने पर व्यापार करना बड़ा मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी इनमें अच्छा व्यापारिक संगठन रहा कि जल और स्थल दोनों स्तर पर ये आराम से व्यापार कर सके। नगरों में कच्चा माल आस पड़ोस और सुदूर स्थानों से उपलब्ध किया जाता था, यानी कि वहां पर कच्चा माल तो था नहीं हड़प्पा सभ्यता में और सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो आस पड़ोस के और सुदूर स्थानों के क्षेत्रों से जो थे वो कच्चा माल मंगा लिया करते थे, उपलब्ध करा लिया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें, मतलब कि वहां पर उनके धार्मिक सिद्धांत, उनके मान्यताएं किस तरह की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी पूजन पर निर्भर था, यानी कि वहां पर माता की पूजा की जाती थी। खुदाई में काफी अधिक संख्या में नारी की मूर्तियां मिली हैं, जैसे ज्ञात होता है कि सैंधव वासी मातृ देवी की पूजा किया करते थे और परिवार में भी स्त्री के आदर्शों का ही अनुसरण किया जाता था। वो कह रहा है कि हमें खुदाई में बहुत सारी महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं, देवियों की मूर्तियां मिली हैं, इससे ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि उस समय मातृ देवी पूजन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, यानी कि जो देवी माता होती हैं उनको ज़्यादा माना जाता था और पूजा जाता था, और परिवार में भी स्त्री के आदेशों का ही अनुसरण किया जाता था, इनके परिवार में भी स्त्री के ही आदेश माने जाते थे। सैंधववासी मातृ देवी के साथ ही देवताओं की उपासना भी किया करते थे। अब वो कह रहा है कि वो देवी की उपासना तो होती थी, देवी की पूजा होती थी, लेकिन साथ साथ देवताओं की भी पूजा होती थी। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी, लेकिन मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते। वो कह रहा है कि धार्मिक अनुष्ठान, जो भी पूजा करनी होती थी, उसके लिए धार्मिक इमारतें तो मिली हैं, लेकिन मंदिर जैसा कोई प्रमाण नहीं, यानी कि कोई सबूत नहीं मिला है। मातृ देवी और देवताओं की बलि भी दी जाती थी, यानी कि जो मातृ देवी यानी कि देवता हैं उनको बलि भी देते थे, जानवरों की बलि जैसे दे देते हैं, तो इस तरह से बलि भी दी जाती थी। मोहेंजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग, बाईं तरफ एक गैंडा, एक भैंस और दाईं तरफ एक हाथी और एक बाघ है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हैं। इसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है। वो कह रहा है कि मोहेंजोदड़ो में हमें एक मोहर मिली है, यानी कि एक सिक्का मिला है। उस सिक्के पर क्या है, पद्मासन की मुद्रा में 3 मुख वाला पुरुष बैठा है ध्यान की मुद्रा में, जिसके सिर पर 3 सींग हैं, बाईं तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ एक गैंडा, एक भैंस और दाईं तरफ एक हाथी और एक बाघ है। आसन के नीचे मतलब जहाँ वो बैठे हैं उनके पास 2 हिरण बैठे हुए हैं। इसे क्या कहा गया है, पशुपति महादेव मान लिया गया। पशुपतिनाथ वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की उपासना भी की जाती थी, यानी कि वहाँ शिव जी की उपासना भी होती थी और पशुओं की भी होती थी।
वृक्ष पूजा काफी प्रचलित थी, यानी कि पेड़ों की भी वहां पर पूजा की जाती थी। इस काल में जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर भी विश्वास किया जाता है। इस काल में जादू टोना भी बहुत माना जाता था। हड़प्पा से काफी संख्या में टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी जो होती है, इसकी नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक मूर्ति में नारी के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था और संभवतः पूजा भी जाता था। यानी कि वो क्या बता रहा है यहाँ, वो बता रहा है कि टेराकोटा की मिट्टी से बनी हुई नारी की कुछ मूर्तियां मिली हैं, इसमें से एक मूर्ति जो है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि गर्भवती स्त्री है, उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, और इसको ये माना गया कि जो धरती है उसको उर्वरता की देवी माना गया और उसको उर्वरता की देवी मानकर पूजा भी जाता था। इस काल में पशु पूजा का भी चलन था, यानी कि इस काल में पशुओं की भी पूजा की जाती थी। की पूजा होती थी जो संभवतः गैंडा हो सकता है। कुछ विद्वानों का मत है, यानी कि वहां पर जो मूर्तियां मिली उस हिसाब से पता चलता है कि एक सींग वाले किसी जानवर की पूजा की जाती थी, जिसे कि संभवतः गैंडा माना जा रहा है, क्योंकि गैंडे के एक सींग तो उसी का होता है। तो कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि संभवतः यूनिकॉर्न हो सकता है। यूनिकॉर्न बच्चों एक काल्पनिक जानवर है जो कि घोड़े जैसा दिखता है और जिसकी नाक पर एक बड़ा सा सींग होता है। खुदाई में मोहरों पर कुबड़ वाले वृषभ का अंकन मिलता है, संभवतः कुबड़ वाले वृषभ की पूजा की जाती होगी। पवित्र पक्षी के रूप में फाख्ता यानी कि कबूतर की तरह एक पक्षी होता है जो भूरापन लिए हुए लाल रंग का होता है, जिसे फाख्ता कहते हैं, उसे पवित्र पक्षी के रूप में पूजा जाता था। गुजरात के लोथल और राजस्थान के कालीबंगा की खुदाई में और अग्निकुंड मिले हैं और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। यानी कि गुजरात के लोथल और राजस्थान का जो कालीबंगा है वहां पर उत्खनन जाएंगे खुदाई जब की गई तो अग्निकुंड जो हवन कुंड होता है वो, और अग्नि वेदिकाएं यानी कि जहाँ पर अग्निकुंड में पूजा की जाती है, इसी तरह से अग्नि वेदिकाएं होती हैं, वो भी मिली है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह भी कहाँ सबसे पहले देखे गए हैं, हड़प्पा संस्कृति ने जब खुदाई की गई वहां पर हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह भी कई जगह पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो होते हैं वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में शवाधान मृत शरीर को दफनाने की जगह या कब्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई की गई तो वहां पे शवाधान भी मिले हैं, यानी कि वहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता था। मृतकों को कब्रों में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में शव के साथ मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। सिंधुवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद भी इन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि वहाँ यह माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जो है प्रॉपरली इंसान जो है वो खत्म नहीं होता, तो इन मिट्टी के बर्तनों का उसकी मृत्यु के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करिए, कि मतलब मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कौन कौन से स्रोतों से मिल जाती है। मौर्य साम्राज्य की अवधि भारत के इतिहास में एक नया इतिहास लिखती है। मौर्य साम्राज्य के पुराने इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ पता है, हालांकि अभी बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी हम नहीं जानते और इतिहासकार उसके विवेचन में लगे हुए हैं, यानी कि उसके बारे में जानने में लगे हुए हैं। मौर्य काल के इतिहास के स्रोत इस प्रकार हैं। पहला आता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस जो था उसका राजदूत था। राजदूत का मतलब ये होता है कि कोई राजा अपने देश से किसी एक राजदूत को किसी दूसरे राज्य में वहाँ के बारे में जानने के लिए भेजता है, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के कामकाज के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए उसे भेजा जाता है, जहाँ पर वो ये सब देखता है, स्टडी करता है कि उस देश का कार्य कैसा है, वहाँ पर सब मौसम कैसा है, सभ्यताएं कैसी हैं, कार्य प्रणाली कैसी है, वहाँ पर लोगों का मान्यताएं कैसी हैं, रीति रिवाज क्या हैं। ठीक है, तो इसके लिए सेल्यूकस, जो यूनानी शासक सेल्यूकस था, उसने उसका राजदूत बनकर मेगस्थनीज आया था मौर्य साम्राज्य में। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में था और 14 साल तक भारत में रहा। अपनी पुस्तक इंडिका, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। उसमें उसने राज्य के प्रशासन, स्थानीय प्रशासन यानी कि राज्य कैसे शासन करता है, स्थानीय प्रशासन कैसे होता है, वहाँ लोकल कैसे सरकार चलाया जाता है, शासन कैसे चलाया जाता है, राजा के जीवन सहित भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया, मतलब राजा का जीवन वहाँ कैसा था, उसके अलावा और भी कई तरीके से भारतीय जीवन के अलग अलग पहलुओं को उसने बताया। ये मौर्य राजवंश के बारे में विवरण जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में, मतलब कि मौर्य साम्राज्य का जब इतिहास हमें जानना होता है तो मेगस्थनीज की लिखी हुई इंडिका उसे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दूसरा आपका स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य भी जो थे चाणक्य, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र, जिसे आज भी इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट किताब माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी मौर्य वंश के ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। चाणक्य कह लो या कौटिल्य कह लो, दोनों एक ही नाम है, एक ही इंसान के नाम है।
ये चंद्रगुप्त के मंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? मंत्री थे। उन्होंने उस समय देश की समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने राजा के कर्तव्य, उनकी विदेश नीति और जासूसों के संगठन के बारे में जानकारी दी है। यानी कि उन्होंने क्या बताया है कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, उसकी विदेश नीति किस तरह की होनी चाहिए, और जासूस होते हैं कि मतलब किस तरह से जासूसों का संगठन क्या काम करता है, किस तरह से कैसे चीज़ें ऑब्जर्व करता है। जासूस क्या होते हैं भाई? बिना किसी को बताए चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर आगे जाकर बताते हैं, है ना। तो वो ही उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। अगला स्रोत क्या है? शिलालेख। शिलालेख मतलब शिलाओं पर, चट्टानों पर लिखे हुए लेख। अशोक के शिलालेख मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वो उसके साम्राज्य, उसकी धार्मिक नीति, प्रशासन, उसके चरित्र के विस्तार के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। किस बारे में बताते हैं? वो अशोक के शिलालेख हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं, मौर्य काल के बारे में बताते हैं। किस बारे में? उसका साम्राज्य कैसा था, धार्मिक नीति कैसी थी, प्रशासन कैसा था, और राजा का चरित्र कैसा था, उसके बारे में विस्तार से जानकारी उसमें मिल जाती है। और दूसरे अन्य स्रोत कौन से हैं? महावंश, दीपमरास, दिव्यवदन, बौद्ध ग्रंथ मौर्य काल के संबंध में बहुत सी जानकारी देते हैं। विशाखा दत्त ने लिखी हुई मुद्रा राक्षस, ये उसकी किताब है जो उन्होंने लिखी है। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पुराण, तिब्बती और नेपाली पुस्तकें भी इस बारे में पाई जाती हैं जो मौर्य काल के बारे में बताती हैं। और जूनागढ़ का शिलालेख है एक, जिसे रुद्रदमन ने लिखा था, वो भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है मौर्य काल के बारे में जानने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक की धम्म नीति के सिद्धांतों का वर्णन करो। अशोक का जो धम्म धर्म है, अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो उसने एक धम्म नीति चलाई थी, उस नीति के सिद्धांतों के बारे में हमें बताना है। अशोक का धम्म धर्म के मूल तत्वों से युक्त है, यानी कि अशोक का जो धम्म है उसे अशोक का धम्म ही बोलते हैं। वो जो बौद्ध धर्म था उसके मूल तत्वों में जुड़ा हुआ था। अशोक ने वैदिक धर्म के मूल तत्वों को हमेशा याद रखा, जैसे दया, करुणा, क्षमा, धृति, शौच इत्यादि। बौद्ध और जैन धर्म में भी मूल तत्व होते हैं ये। ठीक है, अशोक के धम्म की नैतिकता और सदाचरण मूल आधार है। यानी कि अशोक का जो धम्म है उसके मूल आधार, यानी कि जो उसकी मुख्य बातें हैं वो क्या है? नैतिकता, यानी कि आपको अपना नैतिक आचरण नहीं छोड़ना है, और सदाचरण मतलब कि सदा सही आचरण रखना है, अपना जो चरित्र है, अपना जो कर्तव्य है वो सही रखना है। अगला है, अशोक के धम्म में दूसरों के विचारों, विश्वासों, आस्था, नैतिकता और जीवन प्रणाली के प्रति सम्मान और सहिष्णुता रखने को विशेष रूप से कहा गया है। अशोक के धम्म में और क्या कहा गया है कि दूसरे के विचारों को, विश्वासों को, मतलब दूसरे क्या मानते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे किस चीज़ में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, और उनकी जीवन प्रणाली कैसी है, उसके प्रति हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये इसका सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये तुम्हारा मानना सही नहीं है। दूसरे के विश्वासों का, उनकी आस्था का भी पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए और सहिष्णुता रखी जानी चाहिए। मतलब कि उसके बारे में तुम्हें भी इस बारे में सब्र होना चाहिए। अगर उनका कुछ विचार है और उनका विचार आपके विचार से नहीं मिलता तो आपके अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप उसको सह सको और उनके विचारों के प्रति सम्मान रख सको। ठीक है, अशोक के धम्म में अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया। अहिंसा के बारे में आप सब जानते हो। अहिंसा क्या है? हिंसा ना करना, वायलेंस को, लड़ाई झगड़े को महत्व ना देना, और अहिंसा यानी कि शांति को महत्व देना। किसी जीव को ना मारना, किसी जीव को ना सताना, साथ ही अपशब्द ना बोलना, किसी का बुरा ना चाहना, पशु पक्षी, मानव, वृक्ष आदि की रक्षा करना और इसके लिए कार्य करना, ये सारा का सारा जो है ये अशोक के धम्म में अहिंसा में गिना गया है। अगला है, ब्राह्मणों, श्रमणों को दान, वृद्धों और दुखियों की सेवा, और संबंधियों, बंधु बांधवों, हितैषियों और मित्रों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और क्या कहता है अशोक का धम्म? ये कहता है कि भैया ब्राह्मणों को, श्रमणों को दान दो, वृद्धों और दुखियों की सेवा करें, संबंधियों, जितने भी संबंधी हैं, बंधु बांधव हैं, हितैषी होता है जो हमारा भला चाहते हैं। ठीक है, जितने भी हितैषी और मित्र हैं उनके प्रति प्यार भरा व्यवहार आपका होना चाहिए। चलिए अगले में वो कहता है कि अशोक के धम्म का एक आदर्श है, मानव को भावनाओं की शुद्धता और पवित्रता के लिए साधुता, बहुकल्याण, दया, दान, सत्य, संयम, कृतज्ञता और माधुर्यपूर्ण करना चाहिए। मतलब कि उसकी आदर्श ये कहता है कि जो मानव है उसकी भावनाओं की शुद्धता, मतलब कि उसकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए,
पवित्रता होनी चाहिए उनमें, उसके लिए उसे बहु कल्याण करना चाहिए, मतलब लोगों का कल्याण करे, अपने मन में दया भाव रखे, दान देने का भाव रखे, संयम रखे, कंट्रोल रखे अपने ऊपर, सत्य को साथ दे, कृतज्ञता रखे, मतलब किसी ने अगर आपके लिए कुछ किया है तो आप उसके आभारी रहो, और माधुर्यपूर्ण रखना है, अपनी भावनाओं को मीठा रखना है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट नहीं दिखानी। हितैषी और मित्रों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके प्रति प्यार भरा व्यवहार रखें। अशोक के धम्म का एक सिद्धांत यह है कि सेवक और श्रमिकों के साथ सद्व्यवहार करें, मतलब कि जो आपसे नीचे भी हैं, जो आपसे नीची पोजीशन पर हैं, जो आपसे नीचे काम करते हैं, जो आपसे कम कमाते हैं, आपसे कम सुविधाओं में रहते हैं, उनके प्रति सद्व्यवहार करें, उसके प्रति अच्छा व्यवहार करें। जो भी आपके श्रमिक हैं, जो लेबर है, जो आपके पास काम करने वाले सेवक हैं, उनके प्रति अच्छा व्यवहार किया जाए। ठीक है। अशोक के धर्म की मुख्य विशेषता है लोक कल्याण, यानी कि लोगों का कल्याण किया जाए। धम्म मंगल अर्थात प्राणी मात्र की रक्षा और विकास के लिए कार्य करना, यानी कि क्या है कि प्राणी मात्र की रक्षा करी जाए, मतलब कि किसी भी इंसान को चोट ना पहुंचाई जाए, और अगर आप उसकी रक्षा कर सकते हैं तो उसकी रक्षा करें और उसके विकास के लिए कार्य करें। विलासी जीवन से दूर रहना, विलासी जीवन का मतलब है राजा की तरह राजभोग करना और अत्यधिक सुविधाओं में रहना, है ना, विलासी जीवन, बड़े महंगी चीज़ों में रहना, तो उस जीवन से दूर रहना है। उन्होंने कहा उस जीवन से दूर रहना, मांस भक्षण ना करना, मतलब मांस ना खाना, वृक्षों को ना काटना आदि लोक कल्याण के अंतर्गत आते हैं। अशोक के धम्म की एक विशेषता यह भी है कि अशोक का धम्म सार्वभौमिक है, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय में धम्म का पालन कर सकता है। सार्वभौमिक का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह, किसी भी वक्त, किसी भी रूप में अशोक के धम्म का पालन कर सकता है। अल्प व्यय अल्प संग्रह करना चाहिए, यानी कि कम खर्च करो, कम जोड़ो तो कम खोने का डर होगा। उनका कहने का मतलब यह है कि सादा जीवन उच्च विचार रखो। ठीक है। अल्प व्यय यानी कि कम खर्च करें, अल्प संग्रह यानी कि कम जोड़ें। ठीक। निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या ऐसे दुर्गुणों से दूर रहकर कम से कम पाप करना चाहिए। का कहने का मतलब क्या है कि किसी के प्रति निष्ठुर ना हो, मतलब कि कठोर व्यवहार ना करें, क्रोध ना करें, अभिमान यानी घमंड ना करें, दूसरों से जलन ना करें। ऐसे जितने भी दुर्गुण हैं उनसे दूर रहा जाए और उनसे दूर रहकर कम से कम पाप किए जाएं। अशोक महान द्वारा प्रतिपादित धार्मिक विचार सार्वभौमिक, सहिष्णुतापूर्ण, दार्शनिक, पक्षविहीन, व्यवहारिक, अहिंसक और जीवन में नैतिक आचरण के पालन को महत्व देते हुए अन्य धर्मों में आस्था प्रकट कर सभी धर्मों का सार थे। यानी कि ये क्या एंड में कह रहा है कि जो अशोक ने जो प्रतिपादित, मतलब जो उन्होंने धार्मिक विचार बताए, वो धार्मिक विचार कैसे थे? सार्वभौमिक थे, मतलब कि उनका कोई भी कभी भी पालन कर सकता था किसी भी तरह। सहिष्णुतापूर्ण थे, सहन शक्ति से भरे हुए थे, यानी कि आप अपने पर दूसरे के विचार का भी सम्मान करेंगे और अगर दूसरे के विचार आपसे नहीं मिलते तो आप इस बात को सहन करेंगे। दार्शनिक थे, अच्छे विचार देने वाले थे, पक्षविहीन थे, किसी एक पक्ष के प्रति बायस नहीं थे, किसी एक पक्षपाती नहीं कर रहे थे, है ना, पक्षविहीन थे, किसी एक का पक्ष नहीं लेते थे। व्यवहारिक थे, अपने व्यवहार की चाल चलन को अच्छा सुधारने की, सदाचरण देने की बात की। अहिंसक था और जीवन में नैतिक आचरण के पालन को महत्व देते हुए अन्य धर्मों में भी आस्था प्रकट करते हुए सभी धर्मों का जो सार बना वो सार था अशोक का धम्म। ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन आता है ये वाला, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के प्रमुख कारणों का वर्णन करो। प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध का जो है वो विशेष स्थान है। प्राचीन काल में भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों की सत्ता थी, मतलब कि भारत बहुत छोटे बड़े राज्यों से मिलकर बना हुआ था पुराने टाइम में। मगध के प्रतापी राजाओं ने इन राज्यों पर विजय प्राप्त कर भारत को एक बड़े भाग पर विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर दी। मतलब कि पहले बहुत छोटे बड़े भागों में बटा हुआ था भारत। उन्होंने क्या किया, मगध के प्रतापी राजाओं ने क्या किया, उन्होंने इन सब छोटे बड़े क्षेत्रों को जीतकर एक भाग में मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया और भारत के एक बड़े भाग पर विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार मगध के शासकों ने सबसे पहले अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। मतलब कि सबसे पहले क्या दिखाया कि उनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति कितनी थी, मतलब वो कितने शक्तिशाली थे। मगध में मौर्य वंश की स्थापना से पहले भी अनेक शासकों ने अपने बाहुबल और वीरता से मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया था। यानी कि मगध में मौर्य वंश की स्थापना से पहले भी और बहुत से शासक हुए थे जिन्होंने अपनी वीरता से उनके मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। अब उनके कारण क्या क्या थे? पहला कारण था कि मगध उत्तर भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भागों के मध्य अति सुरक्षित स्थान पर था। यानी कि मगध कहाँ था? भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी और निचले भागों के बीच में, यानी कि
भारत के बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि जहाँ पर आज आप कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है, उस तरह इस तरफ वो बिल्कुल बीच में सुरक्षित स्थान पर भारत था। 5 पहाड़ियों के बीच में एक दुर्गम स्थान पर स्थित होने के कारण वहां तक शत्रुओं का पहुंचना भी असंभव था। यानी कि 5 पहाड़ियों के बीच में वो जगह थी जहां पर मगध साम्राज्य स्थापित था, और इस वजह से होने के कारण, क्योंकि वहां का रास्ता मुश्किल था, क्योंकि 5 पहाड़ियों से वो घिरा हुआ था, तो इसलिए दुश्मन भी वहां आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। गंगा नदी के कारण भी मगध में व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी और आर्थिक दृष्टि से मगध के महत्व की वृद्धि हुई। अब गंगा नदी के कारण जो जल के द्वारा व्यापार करते थे, तो जल के द्वारा व्यापार करने के कारण मगध में व्यापारिक सुविधाएं बढ़ गई और आर्थिक दृष्टि से जो है वो मगध आगे बढ़ता चला गया, मतलब उसमें पैसे की वृद्धि हो गई। वहाँ मगध साम्राज्य की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी, अतः आर्थिक दृष्टि से मगध संपन्न राज्य था। और अब क्या है, उसकी भूमि भी उपजाऊ थी, तो इस वजह से वहाँ पर अन्न की, अनाज की कभी कमी नहीं आई। मगध साम्राज्य उत्कर्ष में हाथियों के बाहुल्य ने भी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब वहां पर क्या था, हाथियों की भी बहुतायत मानी जाती थी, तो वहां पर हाथी घोड़े द्वारा भी भाई यात्रा की जाती थी और उनको तोहफे में भी दिया जाता था, हाथी घोड़े तोहफे में दिए जाते थे। तो वहां पर इस वजह से भी उसकी जो व्यापारिक संबंध थे वो बहुत अच्छे बने हुए थे। तीसरा कारण क्या था कि मगध साम्राज्य में लोहा बहुतायत में, मतलब कि बहुत ज़्यादा और बहुत आसानी से मिल जाता था। मगध की शक्ति का ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत था। इससे जंगल साफ करके खेती के लिए भूमि निकाली जा सकती थी और उपज बढ़ाई जा सकती थी। ठीक है, अब क्योंकि लोहा वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाता था, तो वहाँ पर क्या था कि लोहे की कुल्हाड़ी बना दी या तलवार बना दी, तो उसे जंगल साफ करके खेती के लिए भूमि निकाल लेते थे और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भूमि उपजाऊ थी वहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करके बहुत सारा अनाज उगाते थे। उसके बाद फिर व्यापार करते थे, निर्यात करते थे उसको, है ना। तो ये सब किया जाता था। फिर चौथा कारण क्या था कि मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों ने इसके विस्तार से मजबूत किया। अब मगध के सबसे महत्वपूर्ण राजा जो हुए, जिन्होंने राज्य के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद। फिर मगध की दोनों राजधानियां राजगीर और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर थी। राजगीर पहाड़ियों से घिरे होने के कारण दुर्भेद था, वहीं पाटलिपुत्र की केंद्रीय स्थिति के कारण वहां से सभी दिशाओं में संपर्क किया जा सकता था। अब वो कह रहा है कि मगध की 2 राजधानियां थी, राजगीर और पाटलिपुत्र, ये महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। अब पहाड़ियों से घिरे होने के कारण वहां पर दुर्भेद था, मतलब कि वहां जा तो सकता नहीं था कोई आसानी से, लेकिन पाटलिपुत्र क्योंकि केंद्रीय स्थिति में था, वहां पर केंद्र में था, वहां दूसरे राज्यों से उसका संपर्क बहुत आसान था। तो पाटलिपुत्र क्योंकि मगध की राजधानी थी, तो वहां से दूसरे देशों के बारे में जानकारी लेना और दूसरे देशों से संपर्क साधना मगध के लिए बहुत आसान था। फिर अगला क्या है कि नगरों के उत्थान और सिक्कों के प्रचलन के कारण मगध के व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, जिससे शासक अब वाणिज्य वस्तुओं पर चुंगी लगाकर धन एकत्र कर सकते थे। उसने कहा कि जैसे जैसे नगर उसके ऊपर उठते गए, उसके सिक्कों का प्रचलन चल गया, सिक्के उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित होने लगे, मशहूर होने लगे, तो मगध के व्यापार में वृद्धि हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि शासक जो है अब वाणिज्य वस्तुओं पर टैक्स लगाने लग गए। यानी कि अगर वो कोई चीज़ बेचते थे तो उस चीज़ पर वो टैक्स लगाकर बेचते थे, तो जिससे उनके पास ज़्यादा धन आ जाता था। फिर मगध साम्राज्य ने ही पहली बार अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हथियारों का प्रयोग किया, जो देश के पूर्वांचल से मगध शासकों के पास पहुंचते थे। मतलब कि जो पूर्वी दिशा से मगध शासकों पर हमला करने के लिए आते थे, तो मगध शासक ही वो शासक थे जिन्होंने सबसे पहले युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया। मगध का समाज रूढ़ी विरोधी था। वैदिक लोगों के आगमन के कारण यह जातियों का सुगध मिश्रण हुआ। हाल में ही वैदिककरण के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार के लिए अधिक उत्साह था। मतलब कि मगध का समाज रूढ़ी विरोधी था, मतलब कि रूढ़ीवादी जो सोच होती है ना, पुरानी सोच होती है, जो वैसी सोच नहीं थी। वहां पर क्या था, सभी जातियों का सुखद मिश्रण था, कहाँ पर जातिवाद नहीं था, वहाँ पर भेदभाव नहीं था। ठीक है, सुखद मिश्रण से सभी जातियाँ एक साथ रहती थी। और उसमें वैदिकीकरण जब हुआ तो अन्य राज्यों की अपेक्षा मगध में जब विस्तार हुआ तो लोगों के बीच में ज़्यादा उत्साह हुआ, लोगों को ज़्यादा खुशी हुई। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आपको कराएंगे धीरे धीरे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।